रात का समय था। भीमा अकेला जंगल के रास्ते से होता हुआ सुंदर नगर जा रहा था कि उसकी नजर नीम के एक प्राचीन पेड़ पर पड़ी, जिसकी लंबी लंबी शाखाएं जमीन से टकरा रही थी। उसे देखकर भीमा अपने आप से बोला, अरे चलते चलते मेरे तो पैर ही जवाब दे गए। ना इस घने नीम के पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लिया जाए। भीमा उस पेड़ के नीचे बैठने ही वाला था कि तभी उसके कान में एक आवाज टकराई। इसने देखा कि इसी नीम के पेड़ पर एक भयानक सा उल्लू बैठा हुआ है, जो उसे ही घूरे जा रहा था। उस उल्लू ने उससे कहा, मेरा नाम उल्लू है। इस पेड़ के नीचे बैठने से पहले तुझे मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। भीमा ने जब यह देखा कि एक उल्लू एक इंसान की भाषा में बात कर रहा है तो वह घबरा गया। अरे ये क्या देख रहा हूँ मैं? अरे भाई, तुम तो एक उल्लू हो, तुम इंसानी भाषा में बात कैसे कर रहे हो? इस बात से तुझे क्या लेना दरियल? मेरा एक सवाल है, अगर तुम इसका जवाब दे देते हो तो उसके बदले मैं तुझे सोने चांदी के खजाने का पता बता दूंगा। और अगर तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो मैं तुम्हें यहीं पर पत्थर की मूर्त बना दूंगा। भीमा उस उल्लू की बात सुनकर डर गया। उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन वो खुद को वहां से हिला नहीं पा रहा था। अरे ओ दरियाई इंसान, अब तुम यहाँ से तभी जा पाओगे जब तुम मेरे सवाल का सही सही जवाब दे पाओगे। भीमा अपने डर को काबू करते हुए बोला, ठीक है भाई, पूछो। तो फिर सुनो, सवाल ये है, एक तरफ तुम्हें एक हीरे से भरा हुआ जंगल दिया जाए और वहीं दूसरी तरफ तुम्हें एक दूसरा जंगल दिया जाए जो अंधेरे से भरा है। तो तुम बताओ, इन दोनों जंगलों में से तुम कौन सा जंगल लेना पसंद करोगे? तो फिर सुनो, सवाल ये है, एक तरफ तुम्हें एक हीरे से भरा हुआ जंगल दिया जाए और वहीं दूसरी तरफ तुम्हें एक दूसरा जंगल दिया जाए जो अंधेरे से भरा है। तो तुम बताओ, इन दोनों जंगलों में से तुम कौन सा जंगल लेना पसंद करोगे? अरे भाई, मैं तो तुम्हें बहुत होशियार उल्लू समझ रहा था। ये सोच रहा था कि पता नहीं तुम कितना कठिन सवाल पूछोगे, पर तुम तो लुल्लू हो, इतना आसान सा सवाल पूछा। अरे जाहिर सी बात है, मैं हीरो से भरा हुआ जंगल लेना पसंद करूंगा। और क्या अपनी तरह लुल्लू समझा है क्या? भीमा की बातें सुनकर उल्लू की आंखों से अचानक लाल आंखें चढ़ गई और भीमा वहीं खड़ा पत्थर का बन गया। अगले दिन सुंदर नगर का राजा विक्रम सिंह अपने महल में बेचैनी से टहल रहा था। उसी समय उनकी रानी वहां आई और उनसे बोली, क्या हुआ जी? आपके चेहरे पे ये चिंता की लकीरें क्यों दिखाई दे रही है? अब तुम्हें क्या बताऊं रूपमती, कल दूसरे राज्य से मेरा एक गुप्तचर कोई संदेश लेकर मेरे पास आने वाला था और वो अभी तक मेरे पास नहीं पहुंचा। तभी राजा विक्रम सिंह का मंत्री दौड़ते हुए राजा विक्रम सिंह के पास पहुंचा। महाराज, जिस बात का डर था वही हुआ। पहले मत पूछो मंत्री जी, सही बताओ आखिर हुआ क्या है? महाराज, हमारी गुप्तचर भीमा को हमारे राज्य के कुछ नागरिकों ने उसी रास्ते से महल की ओर आते हुए देखा था, जिस रास्ते में वही नीम का घना पेड़ पड़ता है। महाराज, यह सुनकर राजा के चेहरे पर चिंता की लकीरें और भी ज्यादा दिखाई देने लगी। मंत्री जी, सभी नगरवासियों को संदेश भिजवा दो कि सभी नगरवासी हमारे महल के सामने इकट्ठा हो जाएं। मैं उन सब के सामने एक जरूरी ऐलान करना चाहता हूँ। सभी लोग राजा के महल पर पहुँचे। कुछ ही देर में सभी नगरवासी महल के सामने इकट्ठा हो गए और राजा
अपने महल की छत पर खड़ा होकर सभी लोगों से बोला, मेरे सुंदर नगर के वासियों, आज मैं ये ऐलान करता हूँ कि तुम में से कोई भी नगरवासी उस रास्ते से कभी आना जाना नहीं करेगा जिस रास्ते में वह नीम का प्राचीन पेड़ पड़ता है। अगर तुम लोगों को वहां से कोई व्यक्ति आता या जाता दिखाई दिया तो तुम्हारा कर्तव्य है कि उसे उधर जाने से रोके और वहां की असलियत बताए। ठीक है, समझ गए सब लोग? जी जी महाराज, हम सब समझ गए हैं। महाराज की जय, महाराज की जय। इतना कहकर राजा फिर से अपने कमरे में बेचैन सा होकर टहलने लगा कि तभी राजा की पुत्री तारा और उसका पति जो कि किसी दूसरे राज्य का राजकुमार था, राजकुमार जयदेव, राजा से बोला, उस नीम के पेड़ के बारे में तो तरह तरह की अफवाहें हैं महाराज, मैंने भी सुन रखी है। आखिर उस पेड़ का रहस्य क्या है? महाराज कहते हैं कि उस नीम के पेड़ पर एक भयानक सा उल्लू रहता है जो लोगों से एक अजीबोगरीब सवाल करता है और उसका सही जवाब ना देने पर मासूम और गरीब लोगों को पत्थर का बना देता है। अगर ऐसी बात है महाराज तो मैं आपके नगरवासियों को उस उल्लू के जादू से मुक्ति दिलाऊंगा। नहीं राजकुमार, ऐसी गलती से भी मत करना। अरे नहीं महाराज, मुझे मत रोको, मैं भी उस उल्लू के सवाल को। नहीं राजकुमार, ऐसी गलती से भी मत करना। अरे नहीं महाराज, मुझे मत रोको, मैं भी उस उल्लू के सवाल को सुनना चाहता हूँ। तभी राजकुमार की पत्नी तारा राजकुमार से बोली, मैं भी आपके साथ चलूंगी। आप मेरे पिता के राज्य के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं तो मेरा भी तो कुछ कर्तव्य बनता है। राजकुमार सहदेव अपनी पत्नी तारा को लेकर दोपहर के समय उसी प्राचीन नीम के पेड़ के पास पहुंच जाते थे। राजकुमार ने देखा कि उस पेड़ के पास एक बहुत ही सुंदर सा तालाब था और तभी राजकुमार को उस तालाब में कुछ पत्थर की मूर्तियां तैरती हुई दिखाई दी। राजकुमार अपनी पत्नी तारा से बोला, मुझे लगता है ये वही निर्दोष मासूम इंसान है जिन्हें पत्थर का बना दिया गया। राजकुमार ने इतना बोला ही था कि तभी राजकुमार के कानों में उसी उल्लू की आवाज टकराई। क्या बात है, अब तक तो विक्रम सिंह की प्रजा और कुछ मूर्ख लोग ही यहाँ आते थे, लेकिन आज तो महाराज के दामाद और उनकी पुत्री साथ यहाँ पधारे हैं। क्या बात है, क्या बात है। मैंने सुना है तुम यहाँ से निकलने वाले यात्रियों से एक अजीबोगरीब सवाल पूछते हो और उसका जवाब सही न देने पर उसे पत्थर का बना देते हो। जी राजकुमार, क्योंकि वो मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाते। अच्छा ठीक है, पूछो, तुम मुझसे भी सवाल पूछो, देखता हूँ मैं कैसा सवाल है तुम्हारा। बड़े निडर हो राजकुमार, मुझे लगता है तुम्हें खुद पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है। उस जादुई उल्लू ने राजकुमार और तारा से वही सवाल किया जो वो वहां से निकलने वाले यात्रियों से करता था। सवाल ये है राजकुमार कि एक तरफ तुम्हें एक हीरे से भरा हुआ जंगल दिया जाए और वहीं दूसरी तरफ तुम्हें एक ऐसा जंगल दिया जाए जो अंधेरे से भरा है। तुम बताओ कौन सा जंगल लेना पसंद करोगे? तारा आहिस्ता से अपने पति राजकुमार सहदेव से कहती है, ए जी, ये तो घना ही बेवकूफ उल्लू है। इतना आसान सवाल है, इसका जवाब तो आप बहुत आसानी से दे देंगे। जाहिर सी बात है, कोई भी इंसान अंधेरे से भरा हुआ जंगल क्यों चुनेगा? वो तो हीरों से भरा हुआ जंगल चुनेगा ना। नहीं तारा, इस सवाल के पीछे कोई तो रहस्य है। राजकुमार उस जादुई उल्लू से बोला, उल्लू जी, मैं अंधेरे से भरा हुआ जंगल चुनूंगा। राजकुमार का जवाब सुनकर उल्लू चौंक पड़ा। हाँ, तुम पहले इंसान हो जिसने मेरे सवाल का सही जवाब दिया, लेकिन तुम शायद नहीं जानते इस उत्तर के बदले में
तुम्हें उस अंधेरे से भरे हुए जंगल में जाना होगा। मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। मैं भी जानना चाहता हूँ कि उस अंधेरे से भरे हुए जंगल में आखिर है क्या। अचानक उस नीम के पेड़ पर एक रास्ता बन गया। राजकुमार सहदेव समझ गए कि अंधेरे से भरे हुए जंगल में जाने का रास्ता यही है। राजकुमार सहदेव ने का हाथ पकड़ा और सीधे उस रास्ते के अंदर चले गए। और कुछ ही देर बाद राजकुमार सहदेव और उसकी पत्नी ने खुद को एक बहुत ही घने अंधेरे से भरे हुए जंगल में पाया। उस जंगल के पेड़ एक राक्षस की भांति मालूम पड़ रहे थे। वो इतने विशाल और बड़े थे। ये कैसा जंगल है सहदेव? यहाँ अंधेरे के अलावा और कुछ भी नहीं है। क्या यहाँ पर सूरज नहीं निकलता? उसके बाद सहदेव और उसकी पत्नी के कानों में एक आवाज टकराई, जैसे कोई इंसान चिल्ला रहा हो। तारा, इस जंगल में हमारे अलावा भी यहाँ कोई और इंसान भी मालूम पड़ता है। हमें तुरंत वहाँ जाकर देखना चाहिए। लगता है उन्हें हमारी मदद की जरूरत है। तारा, इस जंगल में हमारे अलावा भी यहाँ कोई और इंसान भी मालूम पड़ता है। हमें तुरंत वहाँ जाकर देखना चाहिए। लगता है उन्हें हमारी मदद की जरूरत है। राजकुमार सहदेव अपनी पत्नी के साथ उसी ओर चल दिया जिस ओर से यह आवाजें आ रही थी। कुछ देर बाद वो दोनों एक गुफा के बाहर खड़े थे और गुफा के अंदर जाने वाले गेट पर मोटी मोटी सलाखें लगी हुई थी और उन सलाखों के पीछे बहुत सारे लोग कैद थे। और जैसे ही भीमा की नजर राजकुमार सहदेव पर पड़ी तो वो उन्हें देखकर चिल्लाने लगा, राजकुमार जयदेव, राजकुमार जयदेव, हमारी मदद कीजिए। मैं भीमा हूँ, मुझे यहाँ से निकालिए। अरे हाँ, तुम तो भीमा हो जिनका आज महाराज बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पर तुम यहाँ फंसे कैसे? उस जादुई उल्लू ने मुझसे एक सवाल पूछा और जैसे ही मैंने उसका जवाब दिया तो खुद को अचानक से इस गुफा में पाया। और यहाँ इस गुफा में मेरी ही तरह बहुत सारे इंसान बंद थे। राजकुमार जयदेव ने जैसे ही अपनी तलवार से उन सलाखों को तोड़ने की कोशिश की, अचानक उन सलाखों में से बिजलियां निकलने लगी, जिनके कारण से राजकुमार सहदेव पीछे की तरफ गिर पड़े। ए जी, आप ठीक तो हैं? अचानक से वह गुफा गायब हो गई और साथ ही साथ वो सारी आवाजें भी। और राजकुमार जयदेव और उनकी पत्नी ने खुद को एक सुंदर से तालाब के किनारे पाया। और उसी तालाब के किनारे एक बूढ़ी औरत गुमसुम चुपचाप बैठी हुई थी। उन दोनों को देखकर वह बूढ़ी औरत उदासी भरे लफ्जों में बोली, लगता है तुमने उन सलाखों को तोड़ने की कोशिश की होगी। तुम्हें कैसे पता? उन सलाखों को तोड़ने की जो भी कोशिश करता है वो यहीं पहुंच जाता है। दादी माँ, आखिर इन सब का रहस्य क्या है? कहते हैं बेटा कि एक समय में ये अंधेरे से भरा हुआ जंगल एक बहुत ही सुंदर जंगल हुआ करता था। और इस जंगल में एक बहुत ही सुंदर रानी राज करती थी। लेकिन एक दिन एक तांत्रिक इस जंगल में एक बुरे इरादे से आया और उसके जंगल में आते ही सब कुछ खत्म हो गया। तुम्हें अगर बाहर निकलना है और उन सभी लोगों को आजाद कराना है तो तुम्हें उस तांत्रिक को खत्म करना होगा। तो मुझे बताओ दादी माँ, वो तांत्रिक कहाँ मिलेगा? यहाँ से कुछ ही दूर एक बहुत पुराना खंडर है। कहते हैं उसने अपनी पाप से भरी हुई दुनिया में बसा रखी है। दादी माँ, आप चिंता मत करिए, मैं उसे खत्म कर दूंगा। बेटा ध्यान रखना, वो तुमसे एक सवाल करेगा पर तुम उसका जवाब मत देना। लेकिन तुम उससे एक ऐसा सवाल करना जिससे वो उस सवाल को हल करने में कुछ देर के लिए उलझ जाए और तुम्हें उसी मौके का फायदा उठाकर उस पर वार करना है। राजकुमार बिना देरी किए अपनी पत्नी के साथ उसी खंडर की ओर छोड़ दिया। उन्हें एक पहाड़ी पर एक सुनसान और टूटा हुआ खंडर दिखाई दिया। क्या हमें उस पहाड़ पर चढ़कर उस खंडर में जाना चाहिए? अगर हमें रहस्यों के पर्दों की गहराई में उतरना है और उन्हें सुलझाना है तो हमें उस खंडर के अंदर जाना ही होगा।
क्या उस बूढ़ी औरत की बात पर भरोसा किया जा सकता है? तारा, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। इतना कहकर वो दोनों खंडर की ओर चल दिए और कुछ ही देर में वो दोनों उस टूटे हुए खंडर के मुख्य गेट पर खड़े थे। राजकुमार जयदेव और उसकी पत्नी तारा ने जैसे ही दरवाजे के अंदर प्रवेश किया, अचानक दोनों ने अपने आप को एक काल कोठरी के अंदर खड़ा हुआ पाया। उस गुफा के अंदर एक बाबा काले कपड़े पहने हुए बैठा हुआ था। लगता है तुम वही तांत्रिक हो। वह तांत्रिक हंसता हुआ बोला, काफी समझदार हो राजकुमार। क्या तुम मुझे जानते हो? मेरे बेटे, तांत्रिक सब जानता है। मैं तुम्हें इसी समय युद्ध के लिए ललकारता हूँ। ठीक है राजकुमार, ठीक है, लेकिन पहले तुम मेरे एक सवाल का जवाब तो दो। अगर तुमने मेरे सवाल का सही जवाब दे दिया तो मैं गुफा में बंद सभी लोगों को छोड़ दूंगा और इस अंधेरे जंगल में सूरज भी निकल कर आएगा। ठीक है, पूछो अपना सवाल। तो फिर बताओ, इस आकाश में कितने तारे हैं? तांत्रिक का सवाल सुन राजकुमार जयदेव पूरी तरह से चौंक गया और तांत्रिक की ओर बहुत गौर से देखने लगा। और अचानक तांत्रिक बहुत जोर से हंसता हुआ खड़ा हो गया और इसी के साथ राजकुमार की पत्नी वहां से गायब हो गई। मेरी पत्नी कहाँ है? मेरी पत्नी कहाँ चली गई? वहीं उसी गुफा में जहाँ बाकी के लोग कैद हैं, तुम्हारी पत्नी भी उसी गुफा में कैद हो गई। राजकुमार जयदेव, ये तुम्हारा राज्य नहीं है, ये मेरा राज्य है और यहाँ पर सिर्फ मेरा आदेश चलता है। अगर अपनी पत्नी को बचाना चाहते हो तो मेरे सवाल का सही जवाब दे दो। तांत्रिक ने इतना कहा ही था कि राजकुमार जयदेव ने खुद को खंडर के ऊपर खड़ा हुआ पाया, जहाँ पर वह तांत्रिक उसे मुस्कुराता हुआ देख रहा था। तुम्हें क्या लगता है कि तांत्रिक को हराना इतना आसान होगा? क्या तुमने देखा नहीं, तुम्हारी पत्नी को मैंने बैठे बैठे गायब कर दिया और तुम्हारी पलक झपकने से पहले ही मैं तुम्हें इस खंडर के ऊपर ले आया। पता है मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया हूँ? ताकि मैं तुम्हें यहाँ से धक्का देकर तुम्हारी जान ले सकूँ। तभी राजकुमार जयदेव हंसता हुआ उस तांत्रिक से बोला, तुम दूसरों से बहुत सवाल करते हो, तो क्या तुम मेरे एक सवाल का जवाब दे सकते हो? बोलो बोलो ना, चुप क्यों हो गए? राजकुमार जयदेव की बात सुनकर वह तांत्रिक बुरी तरह चौंक पड़ा। मेरे बस इतना सा कहने पर ही तुम चौंक पड़े? तुम तो एक बहुत बड़े तांत्रिक हो, तो बताओ ना, क्या तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे सकते हो? अगर नहीं दे सकते तो इस जंगल को हमेशा के लिए छोड़कर चले क्यों नहीं जाते? बोलो, कुछ तो बोलो। अच्छा, तो ये बात है, तांत्रिक सब जानता है। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? तुमने कुछ ही देर पहले गुफा के अंदर मुझसे एक सवाल पूछा था कि आसमान में कितने तारे हैं, और अब मेरा सवाल सुनो। बताओ, मेरे सर पर कितने बाल हैं? तांत्रिक जयदेव के बालों को बहुत गौर से देखने लगा। उसके देखने के ढंग से ऐसा लग रहा था कि जैसे वह जयदेव के बालों को गिनने का प्रयास कर रहा हो और बहुत ही जल्द बालों की गिनती करने में सफल भी होने वाला हो। और अचानक राजकुमार जयदेव ने अपनी तलवार निकालकर उस तांत्रिक पर वार कर दिया। वार करते ही उस तांत्रिक के शरीर ने एक काली चील का रूप ले लिया और वह काली चील मर्द होकर वहीं गिर पड़ी। तभी राजकुमार जयदेव ने देखा कि उस खंडर के ऊपर सूरज निकल आया है और उस अंधेरे से भरे हुए जंगल ने भी एक बहुत सुंदर जंगल का रूप ले लिया। अगले दिन राजकुमार जयदेव ने स्वयं को उसी नीम के पेड़ के नीचे खड़ा हुआ पाया और इसी के साथ तारा और बाकी सभी लोग भी जो उस गुफा के अंदर कैद थे सब आजाद हो चुके थे। और कुछ ही देर में
वह उल्लू उड़ता हुआ राजकुमार के पास आकर खड़ा हो गया और वह एक सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार। मुझे पता था कि तुम उस अंधेरे से भरे हुए जंगल को पार करके उस तांत्रिक तक जरूर पहुंच जाओगे। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि यहाँ पर एक तालाब बहता था, वो कहाँ पर गया? और दूसरी बात, तुम तो इंसानों को पत्थर बना देती थी, फिर वो सब उस अंधेरे जंगल में जाकर उस गुफा में बंदी कैसे बन जाते थे? यहाँ पर इन लोगों का शरीर पत्थर का बन जाता था और उस अंधेरे जंगल की गुफा में उनकी आत्मा कैद हो जाती थी। तुम्हें जो उस सुंदर तालाब के पास बूढ़ी औरत मिली थी, वो मेरी माँ थी। राजकुमार जयदेव उसकी बात सुनकर बुरी तरह चौंक पड़ा। बरसों पहले उस तांत्रिक ने मुझे अपने सवालों में उलझाकर मुझे उल्लू बना दिया और मेरे जंगल पर कब्जा कर लिया। तब से मैं हर यात्री से बस एक ही पर्सन पूछती थी। मैं जानती थी मेरे पर्सन का बिल्कुल सही उत्तर वही दे सकता है जिसके दिल में इंसानियत होगी, और वो तुम थे राजकुमार जयदेव। इतना कहते ही वह सुंदर औरत वहाँ से गायब हो गई और सुंदर नगर में सब कुछ सही हो गया। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज कहानी को लाइक किए बिना मत जाना और ऐसी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक और ऐसी कहानी में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।